अगर आपने भी ये लाइन कभी अपनी जिंदगी में यूज किया है तो समझ लीजिए कि आपके खून में भी GTA सैन एंड्रियास दौड़ रहा है। Oh shit. Here we go again. एक ऐसे जमाने में एक ऐसा ओपन वर्ल्ड फील जो आज तक लोगों को आकर्षित करता है। GTA सैन एंड्रियास सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि एक लेगेसी है जिसका छाप गेमर्स के बीच में बहुत पहले से है। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सीजे को पहले कौन सा रैपर प्ले करने वाला था, GTA सैन एंड्रियास के पीछे कौन कौन सी रियल लाइफ इंस्पिरेशंस लगी थी, GTA सैन एंड्रियास को सिर्फ और सिर्फ एडल्ट्स ओनली का सर्टिफिकेट क्यों मिला था और ये कैसे हटा, इस गेम के बिहाइंड द सीन मेकिंग और सक्सेस के बारे में तो जानेंगे ही कि इस गेम के टाइटल सैन एंड्रियास का आखिर मतलब होता क्या है। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑफ कोर्स ग्रैंड थेफ्ट ऑटो सैन एंड्रियास की शुरुआत ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वाइस सिटी के अक्टूबर 2002 रिलीज के बाद चालू हुई। और जैसा कि यहाँ पर रॉकस्टार ने 2 साल का वक्त लगाया था सैन एंड्रियास को रिलीज करने में, इसके पीछे उन्होंने अपने कई सारे एक्सपेरिमेंटेशंस को इम्प्लीमेंट भी किया जिसे वो वाइस सिटी में यूज नहीं कर पाए थे। शुरुआत में इस गेम को बनाने में 50 डेवलपर्स एक साथ आए थे, लेकिन मैन हंट गेम के खत्म होने के बाद 15 और डेवलपर्स इसमें जुड़े। वहीं पर न्यूयॉर्क के डिवीजन में 15 और डेवलपर्स, और इस गेम को टेस्ट करने के लिए 60 से 100 डेवलपर्स एक साथ आए थे। मैं इस गेम को ऐसे ही अपना फेवरेट गेम नहीं मानता। इस गेम की अपनी ही एक सर्टेन पर्सनैलिटी और फील थी जिसके लिए कई सारे इंस्पिरेशंस लगी थी, जैसे कि 90s का रैम्पेट स्कैंडल, जहां पर 90s के जमाने में लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर लॉस एंजलिस के राइट्स और क्रैक एपिडेमिक में इन्वॉल्व होने का आरोप लगाया गया था। साथ ही साथ अमेरिका के 2 सबसे बड़े गैंग्स फेमस ब्लड्स और क्रिप्स का इंस्पिरेशन यहाँ पर बालास और ग्रोव स्ट्रीट के रूप में लिया गया था। इसके अलावा कई सारी हॉलीवुड मूवीज जैसे कि मेनेस टू सोसाइटी, बॉयज इन द हुड, कलर्स और डेलिवरेंस जैसे मूवीज का इंस्पिरेशन लिया गया था उस जमाने के लुक और फील को डेवलप करने के लिए। आज सीजे फ्रॉम ग्रोव स्ट्रीट की पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा लेजेंडरी है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि और भी लेजेंडरी हो सकता था, जहां पर एक्चुअली इस रोल के लिए इनिशियली रियल लाइफ रैपर और एक्टर 50 सेंट को कंसीडर किया जा रहा था सीजे के रोल के लिए, लेकिन यहाँ पर 50 सेंट ने इसे बार बार मना किया। क्यों? क्योंकि वो अपेरेंटली खुद के साथ खेलना नहीं चाहते थे। अब इस बात को रॉकस्टार ने खुद कभी क्लैरिफाई नहीं किया, बट कमेंट में आप बताइए अगर 50 सेंट सीजे के रूप में होते तो गेम कैसा होता। फाइनली इस रोल को प्ले किया यंग मैले ने, जिसे इस गेम के वन ऑफ द राइटर्स और म्यूजिक प्रोड्यूसर डीजे पू ने इंट्रोड्यूस किया था, जो बेसिकली उस समय यंग मैले के साथ काम कर रहे थे। और रॉकस्टार में काम करने के दौरान यंग मैले से वो फोन पर बात कर रहे थे, और गेम के बाकी प्रोड्यूसर्स ने जब उनकी आवाज सुनी तो उन्हें अपना सीजे मिल गया। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इस गेम से पहले यंग मैले को कोई भी पास्ट एक्टिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं था, और वो बेसिकली अपना एक रैप करियर शुरू करने की कोशिश में लगे थे, बट उनके ऑथेंटिक एलए एक्सेंट और पर्सनैलिटी ने उन्हें सीजे के रूप में काफी ज्यादा पॉपुलर कर दिया। अब भले ही गेम 2005 के जमाने में आया था, लेकिन उस जमाने में ये एक बहुत ही डिमांडिंग गेम था जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स और एआई मैकेनिक्स थे जो बेसिकली PS2 जो उस जमाने का सबसे एडवांस कंसोल था उसके भी मेमोरी पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे थे। और बहुत सारे डेवलपर्स को ये शक हो रहा था कि क्या पता वो PS2 पर इस गेम को रिलीज कर भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि PS2 का रैम बहुत ही ज्यादा लिमिटेड था और यहाँ पर 3 सिटीज को सैन एंड्रियास, सैन फिएरो और लास वेंचुरस उसे दिखाना था। इसीलिए यहाँ पर एक बहुत ही क्लेवर टेक्निक का इस्तेमाल किया गया, जहाँ पर फॉग्स और ड्रॉ डिस्टेंस का इस्तेमाल करके इन गेम लोडिंग और स्ट्रीमिंग को क्लेवरली छुपाया जाता था, और सीजे के इनके बहुत पास पहुंचने पर ही वो चीजें हमें दिखाई देती थीं। वहीं पर अगर इसके मैप की बात की जाए तो इसे रियल लाइफ लोकेशंस पर ही मॉडल किया गया था, जहां पर सैन एंड्रियास बेसिकली लॉस एंजलिस पर मॉडल था, सैन फियोरो बेसिकली सैन फ्रांसिस्को और लास वेंचुरस बेसिकली लॉस वेगस पर मॉडल था। एंड ऑफ कोर्स इन सारे लोकेशंस की रॉकस्टार की न्यूयॉर्क टीम ने कई हजारों फोटोग्राफ्स लिए थे, जिनमें से कईयों का इस्तेमाल गेम के अंदर एज टेक्सचर्स भी किया गया था। और सैन एंड्रियास को बेसिकली 36 स्क्वायर किलोमीटर यानी 14 स्क्वायर माइल्स के हिसाब से डिजाइन किया गया था, जो एक्चुअली GTA 3 से 6 गुना बड़ा था। इतना ही नहीं और है, इस गेम को बनाने के लिए एक्चुअली
रेंडरवेयर गेम इंजन का इस्तेमाल किया गया था, जो बेसिकली 30 से 50% ज्यादा स्क्रीन पर पॉलीगॉन्स दिखाने में केपेबल था। और तो और इस गेम में 16,000 यूनिक ऑब्जेक्ट्स और बिल्डिंग्स भी दिखाए गए थे। साथ ही साथ यहाँ पर इस गेम के स्टेल्थ एलिमेंट्स को रॉकस्टार के ही दूसरे गेम मैन हंट से उठाया गया था। इस गेम के अंदर एक्चुअली बहुत सारे आरपीजी एलिमेंट्स थे, जहां पर हम सीजे को अपने हिसाब से कस्टमाइज ही नहीं कर सकते थे, बल्कि सीजे ओवर द टाइम गेम्स के चलते इफेक्ट भी हो सकता था, जहां पर उसके मसल्स, फैट, स्टेमिना और लंग कैपेसिटी को भी घटाया और बढ़ाया जा सकता था। साथ ही साथ उसकी वेपन स्किल, ड्राइविंग स्किल ये भी ओवर द टाइम इंप्रूव हो सकती थी। बट इनिशियली डेवलपर्स को ये एक बहुत ही रिस्की मूव लग रहा था और वो इस बात को लेकर श्योर नहीं थे कि इस प्रकार की आरपीजी कस्टमाइजेशन गेम प्ले को अफेक्ट किस तरह से करेगी, क्योंकि इस तरह से तो हर किसी का अपना वर्जन ऑफ सीजे होगा। बट बावजूद इसके भी रॉकस्टार ने ये रिस्क अपनाया और बेसिकली इन्हीं सारी चीजों की वजह से सीजे हमें और भी ज्यादा एक अलाइव जीटीए प्रोटैगनिस्ट लग पाया, इससे आए पिछले बाकी प्रोटैगनिस्ट्स के मुकाबले। अगर आपने गेम खेला है तो आपको छोटी मोटी हिंट्स तो इस बात की मिली ही होंगी कि सीजे की शुरुआत हुई कहां से थी और वो इस गेम से पहले क्या कर रहा था। बट अल्ट्रा लेजेंड प्लेयर्स ने इसकी शॉर्ट फिल्म भी देखी है, जिसमें एक्चुअली सीजे को लिबर्टी सिटी के अंदर भी दिखाया गया था और उसकी जीटीए सैन एंड्रियास से पहले की कहानी को उसमें एक्सप्लोर किया गया था। अगर मुझे वो शॉर्ट फिल्म मिलता है तो मैं आपको पिन कमेंट्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अब चलिए बात करते हैं इस गेम के सबसे कंट्रोवर्शियल फीचर के बारे में, जो कि था द हॉट कॉफी मॉड। और मैं कैसे समझाऊं आपको, बेसिकली ऐसा ही समझ लीजिए कि इस मोड को एक्सप्लोर करने के बाद आप अपने फ्रेंड से कह सकते थे कि आज करके आया। मैं पेरेंट्स से बहुत मिले। वेल, इनिशियली रॉकस्टार ने इस गेम के रिलीज के साथ इस मोड को रिलीज नहीं किया था। हाँ, वो इस चीज को कॉन्टेम्पलेट जरूर कर रहे थे, बट उन्होंने रिलीज नहीं किया था। लेकिन वो कोड इस गेम के अंदर ऑलरेडी छुपा हुआ था और बहुत सारे फैंस ने इस कोड को अलग अलग प्रकार के मॉड से एक्सप्लोर करना चालू कर दिया, जिसके कारण ये चीज आग की तरह फैल गई और अमेरिकन पॉलिटिक्स तक ये बात पहुंच गई, जिसमें रॉकस्टार को ब्लेम किया जा रहा था। गेमर्स के इसी पर्टिकुलर मूव के चलते रॉकस्टार के इस गेम को टेम्पररी एओ यानी एडल्ट्स ओनली सर्टिफिकेशन मिल चुका था, जो बेसिकली इसके रिटेल और बिजनेस पर बहुत भारी असर डाल रहा था, जिसके कारण यहाँ पर रॉकस्टार ने एक पैच रिलीज किया और इस मोड को ही डिसेबल कर दिया, जिसके कारण एडल्ट्स ओनली रेटिंग इस पर से हट पाया। आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं एक मेजर हिप हॉप फैन हूँ, वो भी 90s वाला, और उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये गेम ही था, जिसमें 90s के कई सारे आइकॉनिक और ग्रेटेस्ट हिप हॉप हिट्स थे। और ऑन द टोटल इस गेम में तकरीबन 150 लाइसेंस ट्रैक्स थे, जिसकी वजह से इस गेम में पर्सनलाइज्ड रेडियो स्टेशन हमें देखने को मिले। हैरानी की बात तो ये है कि कुछ गानों के लाइसेंस एक्चुअली एक्सपायर हो गए थे, जिसके कारण लेटर वर्जन्स और पैच में कई सारे ट्रैक्स को रिमूव किया गया था। इसीलिए बहुत सारे गेमर्स मानते हैं कि ओरिजिनली रिलीज्ड वर्जन काफी ज्यादा लेजेंडरी है। गेम के अंदर इसकी एंडिंग को वापस लॉस सैंटोस में दिखाया गया था, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ओरिजिनल प्लान्स के हिसाब से ये एंडिंग पहले लॉस वेंचुरस में ही होने वाली थी, जहां पर ऑफ कोर्स सीजे बिग स्मोक और टेम्पेनी को हरा के, जैसा कि गेम में लॉस सैंटोस में रुक जाता है, वो ओरिजिनल प्लान्स के हिसाब से वापस लॉस वेंचुरस चला आता और अपने हुड को छोड़ देता, जिससे बेसिकली ऐसा फील हो रहा था कि सीजे अपने पास्ट को रुक के फिक्स करने के बजाय उससे भागता हुआ नजर आएगा और सीजे को एक इमोशनल क्लोजर की जरूरत थी, जिसके कारण फाइनल एंडिंग को लॉस सैंटोस में सेट किया गया। वेल, हमने सैन एंड्रियास गेम को खेल तो लिया, पर क्या कभी आपने सोचा है कि एक्चुअली रियल लाइफ में सैन एंड्रियास का मतलब होता क्या है? वेल, ये नाम एक्चुअली डिराइव्ड हुआ है स्पेनिश नाम सैन एंड्रेस से, जिसे इंग्लिश में सेंट एंड्रयूज भी कहा जा सकता है, बट इसके रियल लाइफ में अलग अलग मतलब हैं। जैसे कि कैलिफोर्निया में सेंट एंड्रयू के नाम पर सैन एंड्रियास टाउन भी है, जो एक्चुअली अमेरिका के स्टेट रूट 49 पे पड़ता है और यहाँ की आबादी ऑलमोस्ट 3000 है। इसके अलावा सैन एंड्रियास लेक भी है, जो सैन फ्रांसिस्को के पास में है। बट सबसे इम्पोर्टेंट, पूरा का पूरा कैलिफोर्निया एक्चुअली सैन एंड्रियास फॉल्ट पे टिका हुआ है, जो कि 1210 किलोमीटर जितना लंबा है, जिसके कारण इस रीजन में टेक्टोनिक हरकतें होती रहती हैं और भूकंप आते रहते हैं, जिसके कारण पूरा का पूरा कैलिफोर्निया इससे अफेक्ट होता है। ऐसे में इस गेम को GTA सैन एंड्रियास बुलाना बहुत ही ज्यादा क्लेवर था, जो इस गेम के वायलेंस और केओस को रिप्रेजेंट करता है।
ये गेम इतना ज्यादा लेजेंडरी साबित हुआ है कि बहुत सारे लोग इस गेम को आज भी खेलते हैं, इंक्लूडिंग मी। अगर बात उस जमाने के हिसाब से की जाए तो इस गेम को ऑलमोस्ट बनाने में $10 मिलियन का खर्चा आया था, वो भी बिना मार्केटिंग के। और इस गेम ने एक्चुअली साल 2004 में पूरे के पूरे गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला और वही चीज एक्चुअली प्रॉफिट में भी ट्रांसलेट हुई, जहां पर इसके रिलीज के पहले ही हफ्ते में इसने 4.5 मिलियन कॉपीज बेची, जो कि GTA वाइस सिटी से 45% ज्यादा था। एक हफ्ते के अंदर अंदर इसने 2.6 मिलियन यूनिट्स बेचे, जिससे इसे उस समय $235 मिलियन की कमाई सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते में ही हो गई। और 2011 तक इसने 27.5 मिलियन यूनिट्स बेची और ये दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग गेम्स ऑफ ऑल टाइम बन गया। अगर अवार्ड्स की बात की जाए तो इसे स्पाइक वीडियो गेम्स अवार्ड के अंदर 5 नॉमिनेशन मिली, जिसमें गेम ऑफ द ईयर नॉमिनेशन भी था। अल्टीमेटली इसने 5 गोल्डन जॉयस्टिक अवार्ड जीते, जिसमें अल्टीमेट गेम ऑफ द ईयर भी शामिल था। लेकिन अगर आप GTA गेम्स के फैन हैं और आप क्रोनोलॉजी पर ध्यान देते हैं तो आप ये जरूर सोचते होंगे कि मॉडर्न टाइम्स में CJ कहाँ है, क्योंकि GTA 5 भी एक्चुअली लॉस सैंतोस में टेक प्लेस कर चुकी है, तो वहाँ हमें CJ क्यों नहीं देखने को मिला? शायद आप नहीं जानते होंगे, बट ऑफिशियल डेवलपर्स के हिसाब से GTA 3, वाइस सिटी और GTA सैन एंड्रियास 3D यूनिवर्स का हिस्सा है। वहीं पर GTA 4, 5 और आने वाली GTA गेम GTA HD यूनिवर्स का हिस्सा है, इसीलिए इन दोनों का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोकेशंस और एलिमेंट्स का रेफरेंस जरूर दिया जाता है, लेकिन इन दोनों अलग अलग यूनिवर्सेस के कैरेक्टर्स डायरेक्टली क्रॉसओवर नहीं करते। वैसे GTA 5 में एक ग्रोव स्ट्रीट है, जिसे बेसिकली GTA सैन एंड्रियास के एक ईस्टर एग के रूप में दिखाया गया था। और बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि GTA 5 में CJ कहीं है जरूर, बस वो अपनी मिड 40s में है और वो इन सारी चीजों से रिटायर हो चुका है। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आप और कौन से गेम की 15 फैक्ट जानना चाहते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ऑसम वीडियोस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्द ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।